रात के 11 बज रहे थे। बाहर भयानक बारिश और तूफान था। मेरे घर की सारी लाइट कट चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मैं दीवार से चिपकी खड़ी थी और मेरे सामने था रवि, मोहल्ले का नया इलेक्ट्रिशियन। उसके दोनों सख्त और खुरदरे हाथ मेरी कमर को इतनी जोर से जकड़े हुए थे कि मेरी चीख निकल गई। उसका भारी और पसीने से भीगा हुआ शरीर मेरे ऊपर लदा हुआ था। मैं एक पतली सी सूती नाइटी में थी जो पसीने से मेरे बदन पर चिपक गई थी। उसने अपना घुटना मेरी दोनों टांगों के बीच फंसा दिया था ताकि मैं रत्ती भर भी हिल न सकूं। अचानक उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास झुकाया। उसके खुरदरे होंठ मेरी स्किन को छू रहे थे और तभी उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे शरीर का सारा खून बर्फ की तरह जमा दिया। उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, वही चमेली का परफ्यूम जो तुमने सुहागरात पर लगाया था आज भी मुझे पागल कर देता है सोनिया। ये सुनते ही मेरे दिमाग की नसें फटने लगीं। एक अनजान मैकेनिक को मेरी सुहागरात का राज कैसे पता? हाँ, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही मेरे दिमाग में भी चल रहा था। मैं सोनिया, एक 30 साल की इज्जतदार विधवा औरत, इस तूफानी रात में एक अनजान मैकेनिक के नीचे कैसे दब गई? आपको लग रहा होगा कि एक अकेली औरत की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि आज रात इस अंधेरे कमरे में मेरी आबरू लुट जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उस पल उस अंधेरे कमरे का माहौल ऐसा ही था कि कोई भी यही सोचता। हवस, डर और एक ऐसा खौफनाक राज जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। पर असली सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे चलना होगा। ठीक 1 साल पीछे, जब मेरी हंसती खेलती जिंदगी अचानक एक भयानक मातम में बदल गई थी। 1 साल पहले तक मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति विक्रम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे, पर फिर वो मनहूस दिन आया। पुलिस का फोन आया कि विक्रम की कार का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। कार पहाड़ी से नीचे गिरकर जलकर खाक हो गई थी। विक्रम का शरीर इस कदर जल चुका था कि पुलिस को सिर्फ उनकी घड़ी और अंगूठी से उनकी पहचान करनी पड़ी थी। उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक जवान औरत जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे, वो अचानक एक सफेद साड़ी वाली विधवा बन गई थी। पर मेरे दुख से दुनिया को कोई मतलब नहीं था। विक्रम की मौत के बाद मुझे उनकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 10 करोड़ रुपए मिले थे। जी हां, 10 करोड़। और यही पैसा मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों की नजरें अब मुझ पर नहीं, मेरे उस पैसे पर गड़ गई थीं। मैं जब भी घर से बाहर निकलती, मुझे मोहल्ले के मर्दों की गंदी नजरें अपने जिस्म पर महसूस होती थीं। वो मुझे एक अकेली और विधवा समझते थे जिसके पास करोड़ों की दौलत है। कोई मुझे झूठी हमदर्दी दिखाता तो कोई मदद के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता, पर मैं सब जानती थी। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। मैं अपने इस बड़े से घर में पूरी तरह से अकेली रहती थी। करीब 2 महीने पहले हमारे मोहल्ले में एक नया इलेक्ट्रिशियन आया। उसका नाम रवि था। उम्र यही कोई 28 साल, गठीला बदन, सांवला रंग और बहुत ही खुरदरे मजबूत हाथ। वो मोहल्ले में सबके घरों का काम करता था, पर उसकी नजरें मुझे बहुत अजीब लगती थीं। जब भी मैं अपनी बालकनी में खड़ी होती, मैं देखती कि वो नीचे से मुझे घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, एक ऐसी हवस जो कपड़ों के आर पार देख लेने की ताकत रखती हो।
पर सिर्फ हवस नहीं, उसकी आंखों में एक पहचान भी थी, जैसे वो मुझे सदियों से जानता हो। शुरू में मैंने उसे नजरअंदाज किया। मुझे लगा कि बाकी मर्दों की तरह ये भी मेरी जवानी और पैसे का भूखा है, पर उसका मेरे घर के आसपास भटकना बढ़ता जा रहा था। वो जानबूझकर बहाने ढूंढता था मेरे घर की तरफ देखने के। मुझे डर लगने लगा था। एक अकेली औरत के लिए ऐसे माहौल में रहना बहुत मुश्किल होता है। और फिर कल रात की बात है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। जुलाई का महीना था। दिन भर भयंकर गर्मी और उमस थी। रात को अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और भयंकर बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज से मेरे घर की खिड़कियां कांप रही थीं। रात के करीब 10 बज रहे थे। अचानक मोहल्ले की लाइट कट गई। पूरा घर घुप अंधेरे में डूब गया। मेरे घर का इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था। शायद बैटरी डाउन हो गई थी या कोई तार हिल गया था। गर्मी और उमस के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने एक बहुत ही पतली सूती गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी। पसीने से वो नाइटी मेरे शरीर से पूरी तरह चिपक गई थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और अंधेरे के मारे मुझे घबराहट भी हो रही थी। मैंने सोचा कि सुबह तक इंतजार कर लूं, पर गर्मी बर्दाश्त के बाहर थी। कोई और चारा ना देखकर मैंने अपना फोन उठाया और उस मैकेनिक रवि को फोन लगा दिया। पहली घंटी में ही उसने फोन उठा लिया। हेलो। उसकी आवाज बहुत भारी थी। रवि, मेरे घर की लाइट चली गई है और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। क्या तुम अभी आ सकते हो? मैंने घबराते हुए पूछा। इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में? उसने जानबूझकर नखरे दिखाए। प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूंगी। मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, मैंने मजबूरी जताते हुए कहा। ठीक है मैडम, मैं 10 मिनट में आता हूँ। उसने फोन काट दिया। मैं एक मोमबत्ती जलाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। ठीक 10 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने रवि खड़ा था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो अंदर आया। मोमबत्ती की पीली रोशनी में उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी पतली नाइटी और मेरा पसीने से भीगा हुआ बदन, उसकी आंखों में वो हवस वाली चमक साफ दिखाई दे रही थी। मुझे अचानक अपने कपड़ों पर बहुत शर्म महसूस हुई, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कहाँ है मीटर? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। अंदर, उस वाले कमरे में। मैंने मोमबत्ती लेकर उसे रास्ता दिखाया। हम दोनों उस छोटे से कमरे में गए जहां मेन स्विच और इन्वर्टर रखा था। कमरा बहुत छोटा था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। उसके भीगे हुए शरीर से एक अजीब सी मर्दाना महक आ रही थी। वो मीटर चेक करने लगा। मैं उसके ठीक पीछे खड़ी थी। मोमबत्ती की रोशनी उसके चौड़े कंधों पर पड़ रही थी। कमरे में सिर्फ बाहर हो रही बारिश की आवाज और हमारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। कोई बड़ा फॉल्ट है क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने मेरी तरफ बिना देखे जवाब दिया। फॉल्ट तो बहुत बड़ा है मैडम, और बहुत पुराना भी है। उसकी बात का मतलब मुझे समझ नहीं आया, और तभी अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेन स्विच को पूरी तरह बंद कर दिया। मोमबत्ती की रोशनी अचानक से बुझ गई। उसने फूंक मारकर उसे बुझा दिया था। पूरा कमरा एक भयानक, दम घोटने वाले अंधेरे में डूब गया। ये तुमने क्या किया? मेरे मुंह से एक डरी हुई चीख निकली। इससे पहले कि मैं पीछे हट पाती, वो बिजली की तेजी से पलटा। उसने अपने दोनों मजबूत खुरदरे हाथों से मेरी कमर को दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे लगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी।
मैं चीखने ही वाली थी कि उसने एक झटके से मुझे खींचा और दीवार से जोर से सटा दिया। मेरी पीठ ठंडी दीवार से टकराई और मेरे सामने उसका गरम भारी जिस्म था। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है, मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं पागलों की तरह छटपटाने लगी, पर वो किसी पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़ा था। मेरी एक नहीं चल रही थी। उसने अपना एक पैर मेरी दोनों टांगों के बीच फंसा दिया, जिससे मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसके एक हाथ ने मेरे दोनों हाथों को मेरे सिर के ऊपर दीवार से कस कर दबा दिया था। अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर उसकी भारी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। बहुत दिन से तड़पा रही हो सोनिया, वो एक जानवर की तरह फुसफुसाया। उसका दूसरा हाथ मेरी कमर से होता हुआ मेरी नाइटी के ऊपर से मेरे पेट को सहलाने लगा। मेरे शरीर में डर और दहशत की लहर दौड़ गई। मैं एक बेचारी औरत की तरह रोने लगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, जो पैसे चाहिए ले लो, पर मेरे साथ ऐसा मत करो। पर उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास झुकाया। उसकी नाक मेरे बालों में थी और तभी उसने वो बात कही जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने मेरे कान में कहा, वही चमेली का परफ्यूम जो तुमने सुहागरात पर लगाया था आज भी मुझे पागल कर देता है सोनिया। ये सुनते ही मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरी सांसें मेरे गले में ही अटक गईं। चमेली का परफ्यूम, सुहागरात, ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे पति विक्रम को पता थी। ये एक राज था जो हमारे बेडरूम के बाहर कभी नहीं गया था। तो फिर इस मोहल्ले के एक मामूली मैकेनिक को ये बात कैसे पता? क्या ये मेरे पति का भूत है या इसने मेरे पति के बारे में कहीं से पता लगाया है? मेरे दिमाग में हजारों थे। मैं डर के मारे सुन्न पड़ गई थी। मेरा शरीर एक पत्थर बन चुका था। मेरी इसी खामोशी और बेबसी का फायदा उठाकर उसने मुझे अंधेरे में ही खींचता हुआ मेरे बेडरूम की तरफ ले गया। उसने मुझे मेरे ही पलंग पर बहुत जोर से पटक दिया। मैं गद्दे पर गिरी। इससे पहले कि मैं उठकर भागने की कोशिश करती, वो मेरे ऊपर आ गिरा। उसका पूरा वजन मेरे ऊपर था। उसने एक झटके में मेरी पतली नाइटी को नीचे से पकड़कर मेरी जांघों के ऊपर तक खींच दिया। उसके खुरदरे हाथ मेरे नंगे पैरों को छू रहे थे। आज कोई नहीं बचाएगा तुझे, वो पागलों की तरह हंस रहा था। मैं जोर जोर से रो रही थी, छटपटा रही थी। उसने अपने एक हाथ से मेरा मुंह दबा दिया ताकि मेरी चीख बाहर न जा सके। अंधेरे में मुझे सिर्फ उसकी बेल्ट के बकल के खुलने की आवाज सुनाई दी। वो अपनी पैंट की बेल्ट खोल रहा था। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो पूरी तरह से हवस में अंधा हो चुका था। वो मेरे चेहरे के और करीब आ रहा था। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि एक अकेली लाचार विधवा आज इस दरिंदे का शिकार बन जाएगी, लेकिन आप गलत हैं। कहानी वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। जब वो अपनी बेल्ट खोलने में व्यस्त था और हवस में अंधा होकर मेरे ऊपर झुक रहा था, उसी वक्त अंधेरे में मेरा दायां हाथ, जो अब तक छटपटा रहा था, वो अचानक शांत हो गया। मेरा हाथ बहुत ही खामोशी से, बिना कोई आवाज किए, मेरे सिरहाने रखे तकिए के नीचे खिसक रहा था। मेरे आंसुओं के पीछे अब एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान छिप रही थी। मेरा हाथ तकिए के नीचे रखी एक बहुत ही ठंडी और भारी लोहे की चीज को टटोल रहा था। आज इस पलंग पर शिकार मेरा नहीं, किसी और का होने वाला था। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप मेरी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में इतना खो गए होंगे कि वीडियो को लाइक करना भूल गए होंगे।
अगर आपको भी लग रहा है कि मेरे हाथ में कोई ऐसा हथियार आ गया है जो इस दरिंदे की हवस का इलाज कर देगा, तो इस कहानी को अभी एक लाइक जरूर दें। अब आगे क्या हुआ? क्या मैंने उसे मार दिया या उस मैकेनिक का कोई और ही खौफनाक सच था? ये जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो होने वाला था वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। दोस्तों, इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी में और भी रोमांच आने वाला है। अगला पार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।